मेरा YouTube चैनल देख रहे सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं, परिभाषाएं लेकर के आई हूँ ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। तो ये भी क्वेश्चंस जो हैं, सभी परिभाषाएं जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही आसान सवाल हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत आसान हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमारे बाकी हैं, काफ़ी सारा सिलेबस है इसका जो जिसकी हमें तैयारी करनी है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ स्टूडेंट्स। जितनी मुझसे हेल्प हो पाई आपकी ज़रूर करूँगी। तो स्टूडेंट्स, हम आज वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको अच्छे से सुनने हैं और अच्छे से याद भी करने हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। और इसी से स्टूडेंट्स एक हौसला सा हो जाता है, जब हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो उनको अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा लोगों का पता चलने जो जब चलता है तो काफ़ी हौसला होता है अपने मन को, और आगे से भी काम करने का मन करता है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि पता है जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं मेरी वीडियो को। तो लाइक कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए स्टूडेंट्स, ताकि मैं एक हौसले के साथ आपके वीडियो पर मेहनत करूं और आपकी सिलेबस पूरा करने में या आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प करूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हम पहली परिभाषा देख लेते हैं कि कौन सी परिभाषा है स्टूडेंट्स हमारी। उन्होंने हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को परिभाषित कीजिए। तो चलिए, हमें 5 जो पॉइंट हैं इनमें से किन्हीं 5 की डिटेल्स याद करनी है, लेकिन मैं आपको जितने भी यहाँ पे 6-7 जो हैं वर्ड्स हैं, वाक्य हैं, सभी की डिटेल्स करवाऊँगी, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कोई भी यहाँ से इनमें से 5 की डिटेल्स आपसे मांगी जा सकती है। तो चलिए, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शिशु मृत्यु दर है पहला पॉइंट हमारा। तो शिशु मृत्यु दर पे हमें नोट लिखना है, परिभाषित करना है इसको। तो शुरू करते हैं। हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? स्वास्थ्य स्तर का निर्माण किसी एक सूचक के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें बहुत से सूचकों का प्रयोग करना पड़ता है जिन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि स्वास्थ्य स्तर के जो सूचक हैं, काफ़ी सारे सूचक हैं, और इनके लिए हमें बहुत सारे सूचकों का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे हमें कुछ जो सूचक हैं वहाँ यहाँ पे वर्गीकृत किए करके बताए गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहला हमारे पास क्या है। पहला है मृत्यु सूचक स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है हमारा मृत्यु सूचक। तो चलिए, इसकी डिटेल देख लेते हैं। मृत्यु सूचक विभिन्न आयु वर्गों में हुई मृत्यु तथा विभिन्न कारणों से हुई मृत्यु की दर दर्शाते हैं। मृत्यु संख्या को इंगित करने वाले विभिन्न सूचक निम्नलिखित हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमें यह मृत्यु सूचक के बारे में हमें बताया गया है कि विभिन्न आयु वर्गों में हुई मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई मृत्यु की दर को दर्शाते हैं। तो मृत्यु संख्या को इंगित करने वाले सूचक को देख लेते हैं। इंगित करने वाले मतलब कि बयान करने वाले, मुख्य संख्या को बयान करने वाले जो हैं सूचक हैं वो क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा क भाग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अशोधित मृत्यु दर। तो क्रूड डेथ रेट जो यहाँ पे है हमारा अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर CDR को प्रति 1000 लोगों में होने वाली मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि किस दर पर लोगों की मौतें हो रही हैं। आदर्श रूप से स्वास्थ्य को मृत्यु दर के आंकड़ों से नहीं मापा जाना चाहिए, परंतु यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। कई बार विशेषकर विकासशील देशों में किसी समुदाय के स्वास्थ्य स्तर के बारे में जानने के लिए
केवल यही सूचक उपलब्ध होता है। अशोधित मृत्यु दर को निम्न सूत्र के परिकल्पित किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पूरा पैरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स लिख करके स्टूडेंट्स आगे जो इसका जो सूत्र है वो ज़रूर लिखना है आपको, और सारा पैराग्राफ है लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स लिख करके स्टूडेंट्स ये सूत्र लिखना है आपको। इसका सूत्र क्या है? अशोधित मृत्यु दर बराबर है 1 वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या और बटा है मध्य वर्ष जनसंख्या, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 1,000। तो ये सूत्र है अशोधित मृत्यु दर का, तो इसे आपको ज़रूर लिखना है। मेन पॉइंट्स लिख के सूत्र लिख देना है स्टूडेंट, सारा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। यह सूचक जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से प्रभावित होता है, इसलिए इस सूचक का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए नहीं किया जा सकता। तो चलिए ख पॉइंट है हमारा, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो हम इसे देख लेते हैं। प्रति 1000 जीवित शिशु जन्मों में से मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसको निम्नलिखित सूत्र के परिकल्पित किया जा सकता है। शिशु मृत्यु दर, और यहाँ पे हमारा जो शिशु मृत्यु दर का जो है सूत्र देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने हमें डिटेल में दिया है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 जीवित शिशु जन्मों में मरने वाले शिशु जन्म में मरने वाले शिशुओं की संख्या, वो कहते हैं कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं यहाँ पे शिशु जन्म में हमें बताए गए हैं, और उनकी संख्या और शिशु मृत्यु दर कहलाती है। जो शिशु 1 वर्ष से कम आयु में ख़त्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, वो शिशु दर कहलाती है। तो इसका सूत्र है हमारे पास 1 वर्ष में मरने वाले शिशुओं, 1 वर्ष से कम आयु वाले के बच्चे जो हैं शिशुओं की संख्या, 1 वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या है बटा है हमारा उस वर्ष में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या, और उस वर्ष में जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या मल्टीप्लाई 1,000 है यहाँ पे। तो सिर्फ 2 लाइनें आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं और यहाँ पे सूत्र लिख देना है स्टूडेंट्स। आपको 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों ये जो ब्रैकेट में है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या ही लिख सकते हो, ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब ना हो, और ये पूरा का पूरा आपको सूत्र लिख देना है। तो आगे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर को स्वास्थ्य स्तर और लोगों के रहन सहन के स्तर का अभिसूचक माना जाता है। ये लाइन भी आपको लिखनी है। शिशु मृत्यु दर को स्वास्थ्य स्तर और लोगों के रहन सहन के स्तर का अभिसूचक माना जाता है। तो इसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश के एक जिले में 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या थी। पंजीकरण आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि 1991 में इस जिले में 12,000 मौतें हुई। इनमें से 3,850 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, और यहाँ तथा 1,860 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे थे। गर्भावस्था से संबंधित कारणों से 140 मृत्यु हुई। मतलब कि गर्भावस्था से संबंधित कारणों में, मतलब कि जब जन्म से पहले ही जो बच्चे मर चुके हैं वो उनकी दर जो है 140 की मृत्यु दर है। और इसी रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि इस वर्ष में 35,000 जीवित बच्चे जन्मे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक लाइन लिखनी है। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में 1991 की जनसंख्या थी, और 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख जनसंख्या थी, और यहाँ पे आपको लिखना है ये जो हमें संख्या दी गई है इसको लिखना है, लेकिन ये सारा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस जिले की जो अशोधित मृत्यु दर निम्न प्रकार से परिकल्पित की जा सकती है। सन 1991 में ज़िले में 12,000 लोगों की मृत्यु हुई तथा उस समय जनसंख्या 10 लाख थी, अतः अशोधित मृत्यु दर होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे जो 2 लाइनें छूट गई थी, गर्भावस्था से संबंधित कारणों से 140 मृत्यु हुई। इसी रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि इस वर्ष में 35,000 जीवित बच्चे जन्मे हैं। तो ये सारा पूरा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, और ये पहला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। इस जिले की अशोधित मृत्यु दर निम्न प्रकार से परिकल्पित की जा सकती है। सन 1991 में जिले में 12,000 लोगों की मृत्यु हुई तथा उस समय जनसंख्या 10 लाख थी, अतः अशोधित मृत्यु दर होगी। तो इसका सूत्र है 12,000 बटा
ये यहाँ पे हमारे पास है 10 लाख गुण मल्टीप्लाई 1000, और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 12। तो यहाँ पे 12,000 बटा 1 लाख, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको हल करके 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये सूत्र आपको ज़रूर याद करना है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर को भी परिकल्पित कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 प्रकार की जानकारी चाहिए, शिशुओं में मृत्यु दर की संख्या तथा उस वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। और 35,000 जो है इस जिले में 1991 में शिशु मृत्यु दर थी। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। और शिशु हमारे ज़िले में इस ज़िले में शिशु मृत्यु दर 1991 में कितनी थी? तो यहाँ पे हमें हल करके बताया गया है 3,850 बटा जो है 35,000 मल्टीप्लाई 1,000 और इक्वल टू 110 और 110 जो है इसका आंसर है। तो यहाँ पे हल करके हमें बताया गया है 3,850 बटा 35,000 मल्टीप्लाई 1,000 1,000 और बराबर है, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 110। तो आप लोग इसको हल कर लीजिए, बहुत आसान है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब हम इस जिले की शिशु मृत्यु दर की तुलना 1991 में संपूर्ण भारत की शिशु मृत्यु दर से करते हैं जो कि 80 थी, तो हमें पता चलता है कि इस जिले में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अतः इस जिले को अधिक स्वास्थ्य संबंधी संसाधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता थी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये ज़रूर देखने चाहिए स्टूडेंट्स, आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा ग भाग है बाल मृत्यु दर। इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बाल मृत्यु दर क्या थी वहाँ पे उस समय में? 1 से 4 वर्ष की आयु वर्ग के प्रति 1,000 बच्चों में होने वाली मृत्यु दर की संख्या बाल मृत्यु दर कहलाती है। इसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर नहीं आती है। इसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। तो चलिए हम इसका सूत्र देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से 4 वर्ष की आयु वर्ग के प्रति 1,000 बच्चों में होने वाली मृत्यु की संख्या बाल मृत्यु दर कहलाती है। इसमें और कुछ भी नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है आपको यही लाइन लिखनी है कि 1 से 4 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे और जो 1,000 बच्चों में होने वाली संख्या है वो बाल मृत्यु दर कहलाती है। तो इसके अंतर्गत शिशु मृत्यु दर नहीं आती है और इसकी जो गणना है निम्न सूत्र से की जा सकती है। और इसका सूत्र है हमारे पास, बाल मृत्यु दर का सूत्र है स्टूडेंट्स, 1 वर्ष में 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में मृत्यु की संख्या और वटा है हमारे पास उस वर्ष के मध्य में 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या मल्टीप्लाई 1,000 मतलब कि 1,000। यहाँ पे आपको 1 के साथ कॉमा लगा करके 000 लिखना है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आगे है बाल मृत्यु दर हमें उस क्षेत्र में उपलब्ध मातृक व बाल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। अपर्याप्त पोषण तथा परिवेश की प्रतिकूल स्थितियां बाल मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी अन्य कारक हैं। उपयुक्त उदाहरण में वर्णित जिले में 1991 में 1 से 4 वर्ष की आयु वर्ग में 1,860 बच्चों की मृत्यु हुई। जनगणना के अनुसार उस वर्ष उस जिले में 1 से 4 वर्ष की आयु वर्ग के 1,23,000 बच्चे जीवित थे और अतः इस जिले की बाल मृत्यु दर होगी। इसका सूत्र है हमारे पास, यहाँ पे है 1,860 बटा 1,23,000 और मल्टीप्लाई 1,000 1,000 बराबर है 15। तो इसको हल करके हमारे पास आंसर आ जाता है 15 स्टूडेंट्स। तो चलिए घ पॉइंट देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर है। इस सूचक से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली सभी मौतों का पता चलता है। इसकी गणना इस सूत्र के द्वारा की जाती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर थी, तो इसका सूत्र है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु की संख्या बटा जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1,000। तो यह सूचक शिशु मृत्यु दर से बेहतर माना जाता है तथा आजकल अधिकांश
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। उस ऊपर दिए गए उदाहरण में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर होगी 3850 प्लस 1860 बटे हैं इनके 35,000 और मल्टीप्लाई 1000, तो बराबर है, हमारा आंसर है 163। तो यहाँ पे हल करके हमारा आंसर आ जाता है 163। स्टूडेंट्स आपको ये हल करने हैं तो याद भी करने हैं स्टूडेंट्स, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ड पॉइंट है मातृक मृत्यु दर। तो यहाँ पे मातृक मृत्यु दर है। मातृक मृत्यु दर से समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता चलता है। अधिकांश विकासशील देशों में स्त्रियों में प्रजनन आयु 15 से 45 वर्ष के दौरान होने वाली अधिकांश मृत्यु का कारण गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित कारण होते हैं। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में यह हर विकसित देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। विकसित देशों में यह दर बहुत कम या शून्य के बराबर है। निम्न सूत्र के द्वारा मातृक मृत्यु दर को परिकल्पित किया जा सकता है। और किसी क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के समय मातृक मृत्यु दर हमारे पास यहाँ है 42 दिन के बाद तक हुई स्त्रियों में मृत्यु की संख्या बटा उस क्षेत्र में उसी वर्ष जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है और मल्टीप्लाई 1,000 मतलब कि 1000। तो उत्तर प्रदेश के जिले के उपरोक्त उदाहरण में मातृक मृत्यु दर निम्नलिखित प्रकार से परिकल्पित की जाएगी। तो इसके यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। 140 बटा 35,000 मल्टीप्लाई 1000 बराबर है 4। तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाता है इसको हल करके। आगे चलते हैं। इस उदाहरण में मृतक मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म के आधार पर निकाली गई है। जिन देशों में मातृक मृत्यु दर बहुत कम होती है वहां इसको प्रति लाख जीवित जन्मों के आधार पर परिकल्पित किया जाता है। उदाहरण के लिए सन 1988 में यूरोप में मातृक मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 23 थी। जितने भी पॉइंट आपको याद होते हैं आप लोग कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। जितने भी पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ज़रूरत है मेन पॉइंट्स की, तो मेन पॉइंट्स याद करने आपको। तो यहाँ पे च पॉइंट है रोग विशिष्ट मृत्यु दर क्या थी। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रोग विशिष्ट मृत्यु दर समाज में किसी रोग के प्रभाव को जानने का सबसे सरल उपाय है। इससे किसी भी रोग के कारण हुई मृत्यु दर को निकाला जा सकता है। किसी विशिष्ट रोग के कारण होने वाली मौतों को प्रति 1000 या प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम श्वसन संक्रमणों, हृदय रोगों, कैंसर आदि के कारण हुई मृत्यु की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट है। जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि। तो जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि मतलब कि जीवित जन्मे बच्चों के बारे में हमसे यहाँ पे क्या गया है। किसी जनसंख्या में वर्तमान आयु विशिष्ट मृत्यु दर के आधार पर उन जनसंख्या में जन्मे लोग औसतन कितने वर्ष जीवित रहेंगे को ज्ञात किया जा सकता है। इसे प्रत्याशित जीवन अवधि कहते हैं। यह सूचक दोनों लिंगों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। जन्म के समय प्रतिशत जीवन अवधि में वृद्धि जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति को इंगित करती है। जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य स्तर का सुग्राही सूक्ष्म मापदंड है जो सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग निकाला जाता है तक ही ये पॉइंट आपको याद करना है। आगे की लाइनें पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इन्हें इसे प्रत्याशित जीवन अवधि कहते हैं तक ही स्टूडेंट्स याद कीजिए। यही मेन पॉइंट्स हैं। शॉर्टकट आपको ये पैराग्राफ करना है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स आप हमारा रुग्णता जो अवस्था सूचक है इसको देख लेते हैं। रुग्णता अस्वस्थता सूचक खराब स्वास्थ्य या बीमारी को रुग्णता कहा जाता है। रुग्णता सूचक किसी जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर को दर्शाने में मृत्यु सूचकों से प्राप्त आंकड़ों के पूरक होते हैं। रुग्णता सूचक की मुख्य कमी यह है कि रोग के लक्षणहीन रूप को पहचान ना पाने के कारण ऐसे रोगियों की गणना नहीं हो पाती और रुग्णता आंकड़ों में ये लोग प्रतिबिंब नहीं होते। तो यहाँ तक ही आपको ये जो
पॉइंट है लिखना है। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसे रोगियों की गणना नहीं हो पाती और रुग्णता आंकड़ों में ये लोग प्रतिबिंब नहीं होते। यहीं पर आपको ये पॉइंट यहाँ तक ही याद करना है। तो क पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क भाग है इसका, जो दूसरा पॉइंट है हमारा रुग्णता अस्वस्थता सूचक का जो क पॉइंट है। आपतन पहला पॉइंट है इसका। आपतन का अर्थ है किसी एक निश्चित समयावधि के दौरान जनसंख्या विशेष में नए रोगियों की संख्या। इस सूचक के अंतर्गत पहले से पीड़ित व्यक्ति में उसी रोग की पुनः घटना, जैसे अतिसार या श्वसन संक्रमण का किसी व्यक्ति में पुनः होना वाले रोगी, या विशिष्ट रोग जैसे टाइफाइड हैजा के नए रोगी आते हैं। जब यह कहा जाता है कि किसी एक वर्ष में किसी रोग का आपतन 5 प्रति हजार व्यक्ति था, तो इसका अर्थ है कि उस प्रति हजार जनसंख्या में इस विशेष रोग से पीड़ित 5 नए रोगी दिखाए गए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूत्र है इसका, तो आपको ये पॉइंट सारा याद करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जो पॉइंट लगे कि हमें काटनी है, 1-2 लाइंस काट सकते हैं, नहीं तो आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आपतन दर क्या है? एक विशिष्ट समयावधि में विशिष्ट रोग के लिए नए रोगियों की संख्या बटे है इसका जनसंख्या जिसको वह रोग होने की संभावना है, मल्टीप्लाई 1000 1,000। तो ख पॉइंट देख लेते हैं, व्यापकता। कुल जनसंख्या में किसी विशिष्ट समयावधि में एक रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या व्यापकता कहलाती है। दूसरे शब्दों में व्यापकता का अर्थ है कि निश्चित जनसंख्या में किसी एक समय पर किसी एक विशिष्ट रोग से पीड़ित रोगियों की वर्तमान संख्या। तो यदि आपके पास समय बहुत कम है और आपको पॉइंट पूरा करना है तो आप यहीं तक लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, समयावधि में एक रोग से पीड़ित रोगियों की जनसंख्या व्यापकता कहलाती है। तो आप यहीं पर, यदि आपके पास समय है तो आप दूसरी लाइंस लिखें, वरना इसको मेन पॉइंट से आपको लिखना है। तो ग पॉइंट है हमारे पास, बाहर रोगी विभागों, स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि में उपस्थिति दर। तो जो बाहरी रोगी होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि में उपस्थित दर क्या है? इस प्रकार प्राप्त आंकड़े जो है समुदाय के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं, परंतु फिर भी यह सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न मंचों में अधिकृत भारतीय जनसंख्या के अधिकांश रुग्णता आंकड़े इसी प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट थे हमारे पास रुग्णता अस्वस्थता सूचक के। और आगे हमारा तीसरा पॉइंट है अपंगता दरें। जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वह किसी शारीरिक, क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रस्त होता है और इस कारण वह कुछ क्रियाएं करने में असमर्थ होता है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति अपंग हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति के कारण मृत्यु दर में कमी हुई है, परंतु अपंगता दर में वृद्धि हुई है। अपंगता दरों के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि में जो क्षतिग्रस्त के दिन, कार्य हानि दिन या विद्यालय अनुपस्थिति के दिन सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे अपंगता दरें हैं हमारे पास, व्यक्ति अपंग हो जाता है। आपको यहाँ पे मृत्यु अपंगता दर से वृद्धि हुई है तक ही ये पॉइंट याद करना है, आगे वाली लाइंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। इन सूचकों का प्रयोग सुलीवन सूचक की गणना करने के लिए किया जाता है। इस सूचक के द्वारा यह ज्ञात होता है कि अपंगता मुक्त जीवन जीने की प्रत्याशा कितनी है, और इस सूचक की गणना करने के लिए किसी समुदाय में व्यक्तियों की क्षतिग्रस्त रहने की संभावित अवधि व मुख्य कार्यों को करने की असमर्थता की संभावित अवधि को प्रत्याशित जीवन अवधि में से घटाया जाता है। तो अपंगता दरें जो हैं ये आपको विद्यालय अनुपस्थिति के दिन सम्मिलित किए जाते हैं तक ही याद करना है, आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चौथा पॉइंट है पोषणात्मक स्तर सूचक। पोषणात्मक स्तर सूचक देख लेते हैं क्या होते हैं। पोषक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लगाया जाता है। जब भी आहार में किसी पोषक तत्व की कमी होती है या व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है तो पोषणहीनता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन लक्षणों को मापने के लिए विभिन्न चरों का प्रयोग किया जाता है, जिनका चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम शरीर में किस पोषक तत्व की कमी की जांच करना चाहते हैं।
अधिकतर प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण तथा विटामिन ए की पोषणहीनता के स्तर को मापा जाता है। जन्म के समय कम वजन की दर इस वर्ग का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचक है। तो पोषणात्मक स्तर सूचक का पहला पॉइंट है कम जन्म भार की व्याप्ति। और इसको देख लेते हैं। जिन बच्चों का भार जन्म के समय 2500 ग्राम से कम होता है उन्हें कम जन्म भार वाला बच्चा माना जाता है। इस सूचक में से हमें ऐसे बच्चों का प्रतिशत ज्ञात होता है। तो ख पॉइंट है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की व्याप्ति। 5 वर्ष से कम आयु बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले कुपोषण। तो इस सूचक से 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का प्रतिशत ज्ञात होता है जिन्हें कुछ मानवमितीय मापों के आधार पर प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से ग्रस्त माना जाता है। इस सूचक को मापने के लिए मानवमितीय माप आमतौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। वे लंबाई, भार तथा ऊपरी बाजू के मध्य भाग की परिधि होती है। तो चलिए ग पॉइंट है विटामिन ए की कमी की व्यापकता। विटामिन ए की कमी की व्यापकता को डिटेल से देख लेते हैं। विटामिन ए त्वचा, बालों, हड्डियों और आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कमी से हमें इन सभी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी का पहला लक्षण रतौंधी है जिससे अंधता हो सकती है। खसरे से उभरते हुए बच्चों में विटामिन ए की कमी और भी अधिक हो जाती है। ये पॉइंट आपको सारा का सारा लिखना है क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, तो आप लिख सकते हो। 5वां पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं वितरण सूचक। इस प्रणाली में 3 वर्ग सम्मिलित हैं: स्वास्थ्य, जनशक्ति, स्वास्थ्य आधारित संरचना तथा जनसंख्या। अतः इन 3 वर्गों के विभिन्न कारकों को मिलाकर विभिन्न संकेतक बनाए जाते हैं। इन संकेतकों की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य संस्थानों का देश के ग्रामीण, शहरी तथा आदिवासी क्षेत्रों में वितरण की समानता अथवा असमानता का पता चलता है। तो 6ठा पॉइंट है यहाँ पे उपयोगिता दरें। उपयोगिता दर देख लेते हैं। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य जनशक्ति के उपलब्ध होने से यह अनिवार्य नहीं है इनका प्रयोग भी हो। और यहाँ पे हमें क्या गया है कि स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य जनशक्ति के उपलब्ध होने से यह ज़रूरी नहीं है कि इनका उपयोग भी होना चाहिए। इन सुविधाओं का उपयोग केवल तभी होता है जब ये लोगों को आसानी से उपलब्ध तथा स्वीकार्य हों। इसमें लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा सामाजिक संस्कृति कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः एक निश्चित समय में कितने लोगों को इन सुविधाओं की आवश्यकता होती है तथा कितनों को यह वास्तव में प्राप्त हुई है, इस अनुपात के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता दरें निकाली जाती हैं। तो यहाँ पे आपको भूमिका अदा करते हैं तक ही ये पॉइंट याद करना है। उपयोगिता दरें कहाँ तक याद करना है आपको? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे वाले पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7वां पॉइंट है सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक क्या कहते हैं, हमें देखते हैं। सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य के मान्य तथा विश्वसनीय एवं सकारात्मक सूचकों की अनुपस्थिति में ऐसे मापकों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जिनसे कम यह पता चल सके कि व्यक्ति सामाजिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं है। तो सामाजिक व मानसिक अस्वस्थता के निम्नलिखित लक्षण हैं: आत्महत्या, नरहत्या, किशोर अपराधीवृत्ति, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, सड़क दुर्घटनाएं, धूम्रपान, परिवार में हिंसा, बच्चों को पीटना तथा पत्नी को पीटना आदि। तो स्टूडेंट्स ये आपको साथ में लिखने हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये जो लाइनें हैं आत्महत्या, नरहत्या, किशोर अपराधीवृत्ति, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, सड़क दुर्घटनाएं, धूम्रपान, परिवार में हिंसा, बच्चे को पीटना तथा पत्नी को पीटना आदि, ये पॉइंट ज़रूरी हैं आपके लिए। तो 8वां पॉइंट है पर्यावरणीय सूचक। पर्यावरणीय सूचक को देख लेते हैं। इसकी डिटेल है। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण से अभिप्राय उस भौतिक व जैविक वातावरण से है जिसमें लोग रहते हैं। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, विकिरण, ध्वनि प्रदूषण आदि कारकों की जांच की जाती है। इस वर्ग के सूचकों में से सबसे अधिक उपयोगी सूचक वे हैं जो कि उन घरों की प्रतिशतता को मापते हैं जिन्हें सुरक्षित पेयजल तथा उपयुक्त स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
तो हमारे पास 9वां पॉइंट है, जीवन स्तर के सूचक क्या कहते हैं हमसे। तो देख लेते हैं। जीवन स्तर को परिभाषित करना व मापना कठिन है। विशेषज्ञों द्वारा जीवन स्तर को मापने के लिए विभिन्न सूचक बनाए जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रचलित संकेतक है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। इसमें 3 कारकों को सम्मिलित किया जाता है। शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु में प्रयासरत जीवन अवधि तथा साक्षरता दर। तो 10वां पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, स्वास्थ्य नीति सूचक। किसी देश की सरकार की स्वास्थ्य नीति के आधार पर ही उस देश की स्वास्थ्य देखभाल वितरण पद्धति के बारे में निर्णय लिया जाता है। तो हमारे पास 11वां पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, सामाजिक आर्थिक सूचक। समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को विभिन्न सामाजिक आर्थिक सूचक जैसे आहार, उपलब्धता, आवास, प्रौढ़ साक्षरता, महिला साक्षरता, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या बढ़ोतरी की दर आदि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि अलग अलग समाजों में इन चरों को अलग अलग महत्व दिया जाता है, परंतु ये समाज के स्वास्थ्य स्तर पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिटेल्स हमारे थे। तो यहाँ पे जो हमारे परिभाषाएं जो हमने याद की हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये ज़रूर आपको याद करनी है। अलग अलग पॉइंट हैं और 4-4, 5-5 नंबरों के जो ये आपके पॉइंट्स हैं, तो इनमें से आपको किन्हीं 5 को लिखना है और ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अलग अलग पॉइंट याद करने हैं आपको, और ये सारे मिक्स नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग भाग दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। मैंने वो अलग अलग भाग आपको रीड करके बताए हैं और आप लोग अच्छे से याद कीजिए। यहाँ तक मैंने आपको पॉइंट कहा है कि आपको यहीं तक जो पॉइंट हैं वो याद करने हैं, आपको आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स ही मैंने आपको बताए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो के साथ स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक नया वीडियो लेकर के। मुझे दीजिए इजाज़त।